नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 दिया था। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जिन बच्चों ने 2022 वाला दिया है और अब वो काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं बात करूँगा सबसे पहले आपकी काउंसलिंग डेट को लेकर, जो कि आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, क्योंकि इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं। सबसे पहले मैंने ही इस पर वीडियो बनाया था जब आपकी काउंसलिंग डेट अनाउंस हुई थी, राइट। और फिर उसके बाद सभी ने इस पर वीडियो बनाया है, तो काउंसलिंग डेट पे बात करेंगे। वैसे आपको सभी को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इस पर बात करेंगे कि कैसे होती है आपकी काउंसलिंग, कैसे आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी रहता है, इतना कोई हार्ड प्रोसेस उसका नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करूंगा मैं, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, जो कि आपको रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट की जब आप कॉलेज में फॉर्म सबमिट करेंगे, राइट। और फिर मैं बात करूंगा आपका थर्ड टॉपिक होगा गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, है ना। तो क्या क्या फ़ायदे रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और क्या क्या फ़ायदे रहते हैं प्राइवेट कॉलेज के, ठीक है ना। और क्या क्या नुकसान रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के और क्या क्या नुकसान रहते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज में ना, इस टॉपिक पर भी मैं बात करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक में बात करूँगा आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, जो कि आपकी रहती है प्राइवेट कॉलेज में, आपकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगी, कैसे आप फीस कौन सी देनी है और कौन सी अगर कम करके देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे, है ना। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं इस पर बात करूँगा, वो है आपकी नॉन अटेंडेंस एडमिशन। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि यार हमें बीएड तो करनी है लेकिन हमें कॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है ना। कॉलेज में नहीं जाना है यानी कि नॉन अटेंडेंस पे हमारा एडमिशन हो जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करूँगा कि बीएड में अच्छी मेरिट बनानी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में ले एडमिशन, है ना। तो इस पर भी मैं आपके साथ बात करूँगा कि अगर आपको बीएड में अच्छी मेरिट बनानी है तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन ये जो सवाल है ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, राइट। ये मतलब आप कर भी सकते हैं अगर आप करने वाले हैं, अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए अगर आपको अच्छी मेरिट, क्योंकि अगर आप अच्छी मेरिट बनाएंगे बीएड में, क्योंकि आपको पता ही है सुपर टेट में जाके आपकी ये मेरिट आपकी बीएड की जुड़ती है ना। सुपर टेट में आपकी मेरिट यानी कि मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बीएड कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में सुपर टेट में जाके आपकी सारी मेरिट काउंट होती है, ठीक है ना। तो सारे सवाल के जवाब मैं आपकी इस एक सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और कोई भी वीडियो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड हो वो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी सबसे पहले सवाल, जो कि है आपकी काउंसलिंग डेट। यहाँ पर मैं अगर काउंसलिंग डेट की बात करूँ, जो कि ऑलरेडी आप सभी को पता ही है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगी, जो कि आपका न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, राइट। ऑफिशियल नोटिस जब आया था तो ये मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पर फटाफट से मैं डिटेल बता देता हूँ। बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। शासन के आदेश के बाद रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबडे को भेजा गया था, ठीक है। पहले चरण में काउंसलिंग की तिथि 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन बाद में शासन ने संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय से मांगा है, ठीक है ना। अब शासन ने नए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया है कि पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। डायरेक्ट काउंसलिंग की तिथि 21 नवंबर से 25 नवंबर तक रखी गई है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम भी जारी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का आ चुका है, ठीक है ना। और जिनका नहीं आया है उनका भी अब जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है ना। उन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है, तो उनका भी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही उनका फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। परिणाम समय से न आने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया कुछ लेट हुई। बता दें कि मंगलवार रात कुल सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से काउंसलिंग का एक पत्र वायरल हुआ था। बुधवार को विश्वविद्यालय ने आधिकारिक रूप से कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो होगी आपकी 30 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक तो है आपकी पूल काउंसलिंग, ठीक है। पूल काउंसलिंग की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है आपका पूल काउंसलिंग, ठीक है ना। पूल काउंसलिंग क्या होता है, अगर आपका जो मेन काउंसलिंग होती है जो कि आपकी फेज़ 1 फेज़ 2 करके होती है, जो आपकी उसको मेन काउंसलिंग कहते हैं। अगर आपका उसमें कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आप
आप पूल काउंसलिंग के थ्रू फिर से कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर पूल काउंसलिंग में भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है, फिर आप जाते हैं कहाँ पे, फिर आप करते हैं सीधा ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट काउंसलिंग, ठीक है ना। फिर आप डायरेक्ट काउंसलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, है ना। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो सीधी सी बात है, फिर आप क्या बाहर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वैसे तो ऑलरेडी सभी को मिल ही जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपका सबसे बड़ा रहता है, कैसे होती है काउंसलिंग, है ना। कैसे होती है काउंसलिंग, इसकी बात करता हूं मैं आप सभी से। देखिए, काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। काउंसलिंग के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए काउंसलिंग के लिए, पहली बात तो ये है ना। अगर कोई आपको कहे कि डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है ना। जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। और वो कहाँ पर होगी, वो आपके घर पर ही हो जाएगी, ठीक है ना। आपको उसके लिए कहीं नहीं जाना है, घर पर ही हो जाएगी। अगर घर पर आप नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप साइबर कैफ़े में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आपको काउंसलिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में आप उसे घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर घर से आपसे नहीं हो पा रही है तो आप साइबर कैफ़े का यूज़ कर सकते हैं जाके, ठीक है। साइबर कैफ़े वाला आपकी काउंसलिंग करवा देगा, राइट। अब बात करते हैं क्या क्या आपको चाहिए। आपको ओनली काउंसलिंग में चाहिए आपको आईडी, है ना। आपको आईडी चाहिए और उसका आपको पासवर्ड चाहिए, राइट, है ना। आपको आईडी चाहिए और उसका आपको पासवर्ड चाहिए। और ये आईडी कौन सी है, ये आईडी वही है आपकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें जहाँ पे आपने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, B.Ed 2022 करके होगी वो आपकी आईडी, है ना। आगे भी एक कुछ नंबर होंगे, तो ये आईडी आपकी ऐसी होगी जैसे आपके पास होगी आईडी, है ना, और उसका पासवर्ड, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा, अपना रिजल्ट भी देखा होगा, आपने अपना रिजल्ट भी यहीं पर ही चेक किया होगा, है ना। आपने अपना स्कोर कार्ड भी यहीं पर चेक किया होगा, तो यहीं पे ही आपकी काउंसलिंग होगी। जब आईडी पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कर लेंगे, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका काउंसलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं ना। काउंसलिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और वहाँ पर सीधा सारी डिटेल आ जाएंगी, कॉलेज वगैरह आ जाएंगे। जो सा भी कॉलेज आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है उसको फर्स्ट पे रखिए, जो सेकंड पे रखना है सेकंड पे रखिए। उनको सेव करते रहना है, ठीक है, उनको सेव करते रहना है। फर्स्ट पे रख के सेव करिए, सेकंड पे रख के सेव करिए, थर्ड पे रख के सेव करिए, है ना। जो कॉलेज आपको चाहिए वो सभी सेव कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू नंबर, है ना। अकॉर्डिंग टू नंबर उनको सेव करना है, ठीक है। बस ये आपकी काउंसलिंग होती है, उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपकी काउंसलिंग ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका जो रहता है वो रहता है आपका कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट की जरूरत कब पड़ती है। डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपने काउंसलिंग कर ली है, ठीक है, आपने काउंसलिंग कर ली है, ठीक है, राइट। अब आपको कॉलेज क्या हुआ है, कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, ठीक है। आपने क्या निकाल लिया, अलॉटमेंट लेटर आपने निकाल लिया। ये आपकी फोटो वगैरह है, यहाँ पर आपका कॉलेज का नेम वगैरह आ जाएगा। जो भी आपको कॉलेज आपने सेलेक्ट किए थे उसमें से जो भी एक आपको अलॉट होगा, ठीक है, आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अभी इस अलॉटमेंट लेटर को जाना है आपको उस कॉलेज में, है ना। जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में लेकर जाएंगे इस अलॉटमेंट लेटर को, राइट। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है ना, 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, राइट, और ग्रेजुएशन फाइनल, है ना, ग्रेजुएशन फाइनल की मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। यहाँ पर अपना आप डोमिसाइल भी लेके जा सकते हैं ना, यहाँ पर अपना डोमिसाइल भी लेके जा सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है। और स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है ना, स्कॉलरशिप चाहिए। स्कॉलरशिप चाहिए तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, ठीक है ना। स्कॉलरशिप चाहिए तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। जिन बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और अगर नहीं चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, देखो बहुत ज़्यादा पंगा हुआ है अभी लास्ट ईयर जो भी स्कॉलरशिप को लेकर ना। किसी की स्कॉलरशिप आई है तो किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई है ना सरकार के द्वारा। वो क्यों आई है, देखो ऐसा कुछ क्राइटेरिया चल रहा था कि जिसके ग्रेजुएशन में 55% है ना, जिसके ग्रेजुएशन में 55% से ऊपर हैं तो उनकी स्कॉलरशिप तो आई है, ठीक है ना। और जिनके 55% से नीचे हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि 60% का क्राइटेरिया ले लिया गया है, ठीक है ना, कि जिन बच्चों के 60% है ग्रेजुएशन में उनकी स्कॉलरशिप आई थी और जिनके 60% नहीं थे ग्रेजुएशन में उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, है ना। तो इसलिए बच्चे कह रहे थे कि हमारी तो स्कॉलरशिप नहीं आई है, जो कि आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनकी 60% नहीं होती है, तो उन्हीं बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी शासन के द्वारा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर कौन कौन से चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, और स्कॉलरशिप चाहिए तो आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए और ये कब चाहिए, जब आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, आप काउंसलिंग कर चुके होंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सवाल का इंतजार रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, है ना, कौन सा अच्छा रहता है, क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। सबसे पहले बात करेंगे फ़ायदे की, तो क्या है, फीस कम है ना, फीस क्या है, कम है किसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में, राइट। और प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो क्या है भाई, फीस ज़्यादा है, राइट। फीस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा ही है ना, 1 लाख के समथिंग आपकी लग जाती है, ठीक है ना। कितनी है, वही 1 लाख के समथिंग आप मान के चलिएगा, ठीक है, 1 लाख के समथिंग आप मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा वो है कि फ़ायदा है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर आप फीस मतलब नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन, अगर आपकी रैंक अच्छी है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपकी रैंक अच्छी है, राइट। ये कब मिलेगा, जब आपकी रैंक अच्छी है, जब आपकी रैंक 10,000 से लेके 12,000 के बीच में है। ये तभी मिलेगा आपको जब आपकी रैंक 10,000 से लेके 12,000 के बीच में, और वो भी कौन सी, स्टेट रैंक, है ना, वो भी कौन सी, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, स्टेट रैंक आपकी 10,000 से लेके 12,000 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही है 1 लाख, फिर आपकी रैंक कुछ भी है, यहाँ पे रैंक का कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ और लेकिन आपके जो पैसे लगेंगे वो आपके 1 लाख के समथिंग इजीली लग जाते हैं, ठीक है ना। पूरी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर की जो फीस लगती है आपकी 51,000 के आसपास लगती है, राइट। और सेकेंड ईयर की जो फीस लगती है वो आपकी 30,000 के आसपास लगती है, राइट, समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो 81,000 के आसपास आपका बैठ जाता है, ठीक है ना, 81,000 के आसपास बैठ जाता है आपका। लेकिन सर आप कहेंगे कि सर आप तो 1 लाख कह रहे हैं। 1 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर प्रैक्टिकल वगैरह, है ना, प्रैक्टिकल वगैरह की फ़ीस भी थोड़ी बहुत ले लेते हैं, 2,500-3 हज़ार मान के चलो, है ना, 2,500-3 हज़ार प्रैक्टिकल की फ़ीस यहाँ पर मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपके 6 और ये 10 आप देख सकते हैं, ये हो गया पूरा का पूरा, है ना, और 2,500 सॉरी, है ना, ये मैंने 25,000 कर दिया, इसको 2,500 मान के चलो, तो यहाँ पर 2,500, ठीक है, 2,500 तक वो ये मान के चलो, ठीक है ना। ये आपकी हो गई 83,000 के आसपास, 3,000 कहीं किसी कॉलेज में 3,000 भी ले जाते हैं, ठीक है ना, 83,000 के आसपास होगी। और फिर अगर आपकी फिर स्काउट गाइड, है ना, स्काउट गाइड के 500 रुपये ले लेते हैं, मतलब थोड़े थोड़े पैसे वो निकालते रहते हैं, तो अप्रोक्स लगा के चलो 1 लाख तक, है ना, 1 लाख तक लगा के चलो कि आपका पूरा का पूरा बीएड कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ये तो है नुकसान। अब ये फ़ायदे थे इसके गवर्नमेंट कॉलेज के, ठीक है। अब बात करते हैं भाई गवर्नमेंट कॉलेज के नुकसान क्या हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के नुकसान क्या हैं और प्राइवेट कॉलेज के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फटाफट से बात करते हैं। देखो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भाई एसएससी की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है 20,000 प्लस, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं ना। अब उनको क्या है, उनको बीएड भी करनी है, उनको बीएड भी करनी है, और उनको क्या है कि अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है। क्योंकि जब आपको पता ही है कि एसएससी में 20,000 प्लस वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, तो कुछ बच्चों का तो यही मन हो गया होगा, जिन्होंने भले एंट्रेंस दिया है, काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं, उनका तो ये भी मन हो गया होगा कि अरे यार छोड़ो ना बीएड एसएससी, देखो एसएससी में 20,000 प्लस वैकेंसीज आ रही है ना। तो अब कुछ बच्चे ऐसे भी होती हैं कि उनके अच्छी रैंक होती है, उसके बावजूद भी क्योंकि उन्हें अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। क्यों, इसी का ये कारण है, टाइम का। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है टाइम का, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हैं तो भाई टाइम आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, आपको यहाँ पर डेली जाना पड़ता है, ठीक है, आपको यहाँ पर डेली जाना पड़ता है, और वही शाम के 3 से 4-5 तक बच जाते हैं, ठीक है ना। शाम के 3 से 4-5 तक भी इजीली बच जाते हैं, और टाइम इतना हो जाता है तो पूरा दिन आप कॉलेज में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप घर आते हैं, फिर उसके बाद आप खाना वाना खाएंगे, जो भी आराम करेंगे, और फिर स्टडी करेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम अपने लिए स्टडी के लिए निकाल पाते हैं अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वही आपको पता है, और कंपटीशन कितना है, ठीक है ना। और अगर बात करूं मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में जो आपके पास टाइम की अगर मैं बात करूं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं जाना होता, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि नहीं यार हमारे प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप जाते हैं तो वो आप प्रेशर के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में एक कॉलेज ऐसे होते हैं कि आपको एक भी दिन जाना नहीं होता है, ठीक है। इजीली आप अपनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिनको टाइम की वैल्यू का पता है और वो अपने अदर कम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, राइट, तो वो क्या करें, वो प्राइवेट कॉलेज ले लें, ठीक है। देखो पैसे इतने मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, पैसे इतने मैटर नहीं करते हैं, जितना मैटर करता है आपका टाइम, जितना मैटर करता है आपका टाइम और आपकी तैयारी, है ना, आपकी तैयारी। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बीएड जो है आपकी 2 साल की होती है, बीएड जो है आपकी 2 साल की होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और क्या करते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है, सिलेक्शन भी ले जाते हैं बीएड होते होते, ठीक है। उनकी बीएड भी कंप्लीट नहीं होती और वो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके सिलेक्शन ले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, क्योंकि ईजिली आपकी जॉब यहाँ पर आप पा लेते हैं, क्योंकि आप
बीएड में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है प्राइवेट कॉलेज में वो टाइम का है कि यहाँ पर आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्लस बीएड भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे भी बीएड कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है, और बीएड यहाँ पे भी कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वाला कुछ ज़्यादा आपका ताकतवर होगा या कुछ वो ज़्यादा अच्छा ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड कंप्लीट वो भी कर लेगा, बीएड कंप्लीट वो भी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। और देखो बीएड आपने किसी से भी करी हो, गवर्नमेंट कॉलेज से करी हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से करी हो, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका टीचिंग का जब एग्ज़ाम होगा, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा कि आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होगा तो कि इंटरव्यू वाला आपको ये पूछेगा कि आपने बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से की है या फिर प्राइवेट कॉलेज से की है, और आप कहेंगे नहीं मैंने तो प्राइवेट कॉलेज से किया, तो वो आपको नहीं लेगा, और आप कहेंगे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो वो आपको ले लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सारी प्रोसेस है ही नहीं, इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने बीएड कर ली है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्राइवेट कॉलेज से अगर आपने बीएड कर लिया है तो कोई बात नहीं, तब भी अच्छी बात है, ठीक है। नौकरी किसकी लगेगी, ठीक है, नौकरी किसकी लगेगी, सबसे बड़ी बात यह है जो करेगा आपका सीटेट क्लियर, है ना। जो आपका सीटेट क्लियर करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो या फिर वो प्राइवेट कॉलेज का हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो प्राइवेट कॉलेज का हो, ठीक है। वो जो यूपी टेट क्लियर करेगा उसकी नौकरी लगेगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो या फिर वो प्राइवेट कॉलेज का हो, ठीक है ना, उसकी नौकरी लगेगी सबसे पहले, है ना। जो मेहनत करेगा उसकी नौकरी लगेगी, ये मैटर नहीं करता है गवर्नमेंट कॉलेज से करिए या प्राइवेट कॉलेज से करिए। उसके बाद जो सुपर टेट क्लियर करता है, ठीक है, उसके बाद ये सब होने के बाद जो सुपर टेट क्लियर करता है, या फिर वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा हो या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज का बच्चा हो, जो करेगा सुपर टेट क्लियर अच्छे नंबरों से, है ना, ठीक है, वो ही आपका क्या नौकरी पाएगा, ठीक है, वही आपका क्या नौकरी पाएगा, उसी की ही इजीली नौकरी लगेगी। ये मैटर नहीं करता है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करी है या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करी है, ठीक है ना। पैसों का थोड़ा अंतर रहता है और टाइमिंग का, ठीक है। फ़र्क क्या है आपके पैसों को लेकर और आपका टाइमिंग को लेकर, ठीक है। टाइम आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेज में और पैसे आपके कम होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, बस यही फ़र्क इसमें रहता है, और कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं रहता है, राइट। तो मैंने बताया आपको यही फ़र्क बस आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है, उसमें आपको कोई दबाव झेलने की मतलब ऐसा नहीं रहता कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है पैसे देते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बात करते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको भी बता ही दिया है, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो आपकी फर्स्ट ईयर की जो 51,000 के आसपास रहती है, और सेकेंड ईयर की आपकी वो 30,000 के आसपास रहती है, राइट। तो टोटल मिला के आपकी वो 81,000 के आसपास आपकी बीएड कंप्लीट हो जाती है, राइट, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि वही 1 लाख मान के चलो कि 1 लाख के आसपास आपका बैठ जाता है पूरा टोटल अमाउंट का खर्चा, है ना। पूरी 2 साल में 1 लाख के आसपास आपका टोटल अमाउंट आपका खर्च हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इसी के साइड में रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन अटेंडेंस एडमिशन है। नॉन अटेंडेंस एडमिशन वही है कि जो बच्चे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए हैं जो बच्चे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, बैंकिंग होगा, है ना, बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, है ना, यूपीपीसीएस वगैरह, ये सभी एग्जाम जो कि आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहलाते हैं। तो अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ मेरे को बीएड भी करनी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएड भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अदर सब्स्टिट्यूट के लिए तरह रखते हैं बीएड को, है ना, अदर ऑप्शन की तरह रखते हैं, यानी कि उसे प्लान बी कह सकते हैं उसका, है ना, प्लान बी की तरह वो क्या देखते हैं, बीएड को देखते हैं, ठीक। अगर आपका प्लान बी बीएड है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ से ही, तो लेकिन वो क्या है कि वो कॉलेज नहीं आना चाहते, ठीक है ना, वो कॉलेज नहीं आना चाहते, तो वो क्या कहते हैं यार नॉन अटेंडेंस में हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो वो कहाँ होता है, वो आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है, ठीक है ना। नॉन अटेंडिंग में अगर आपको बीएड करनी है, नॉन अटेंडेंस में यानी कि आपको कॉलेज भी नहीं जाना और आपकी बीएड कंप्लीट हो जाए, तो आपको जाना कहाँ है, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, और कोई अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा ताकि आपको एक भी दिन कॉलेज नहीं जाना पड़े, सिर्फ आपको जाना पड़ता है क्या, एग्जाम देने के लिए, सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल देने के लिए जाना पड़ेगा बस, ठीक है। 2 केस में आपको जाना पड़ता है, एक तो आपका एग्जाम जो कि इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपका प्रैक्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है ना, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं बीएड में, बस इसी दिन आपको जाना पड़ेगा, बाकी और प्राइवेट कॉलेज में एक भी दिन आपको कॉलेज में झाँक कर नहीं देखना, है ना। तो यही अंतर रहता है आपका फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, और आपका नॉन अटेंडेंस में मैंने आपका बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नॉन अटेंडिंग एडमिशन को लेकर। मैं ये भी बात कर दूं कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन आपको क्या करना है,
फीस आपको कम रखनी है, ठीक है ना। आपकी ऐसा भी हो जाए कि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और आपकी क्या फीस भी कम हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं या फिर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर आपको फीस कम करवानी है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर बात कर लेनी है। आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज जो भी अच्छा है, आपको वहाँ पर पहले ही जाके बात कर लेनी है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर बात कर लेनी है कि सर मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि फ़ीस कम हो जाए। तो हाँ, आप इजीली बात करिए और वो इजीली बात कर भी लेते हैं, तो वो क्या फ़ीस कम कर लेते हैं, है ना। तो वो फ़ीस कम कर लेते हैं, तो आपकी जो बीएड होगी वो 60,000 से लेके, है ना, 65,000 के बीच में पूरी की पूरी बीएड हो जाती है। कोई कॉलेज वाले 60,000 में बीएड करवा देते हैं और कोई कॉलेज वाले 65,000 में बीएड करवा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये किन बच्चों की होती है, आप बात तो कर लेंगे लेकिन क्या है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे ना, स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे तभी आपकी ये 60 से 65,000 में बीएड हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो आधी स्कॉलरशिप वो अपने पास रखते हैं और आधी स्कॉलरशिप वो आपको देते हैं, राइट। तो यहाँ पर फिर क्या है, कॉलेज वाला कमाता है, क्योंकि आपका एडमिशन उसने क्या 81,000 से कम करके आपका एडमिशन उसने 60,000 में किया है या फिर आपका एडमिशन उसने 65,000 में किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या करता है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपकी जो बीएड है वो 60,000 के आसपास या 65,000 के पास हो पाएगी, क्योंकि आधी स्कॉलरशिप वो कॉलेज वाला रखेगा और आधी स्कॉलरशिप वो आपको देगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये खेल रहता है कॉलेज वालों का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर, जो मैंने आपको बताया। नॉन अटेंडिंग में ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, तब भी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। फीस कम करवानी है तो आप पहले ही जाकर बात कर सकते हैं, तो आप फीस कम आपकी हो जाएगी, 60 से 65,000 की बीएड आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वही आपकी परसेंटेज मान के चले ना, वही 60% के आसपास या 55% के आसपास वही क्राइटेरिया शायद इस बार भी रहने वाला है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो फिर आपका एडमिशन भी 60 से 65,000 में हो जाएगा। देखो कभी ऐसा भी देखा गया था, इस बार मैं बता देता हूँ, इस बार जो फॉर्म भरे गए थे, कुछ बच्चों को ये क्राइटेरिया ही नहीं पता था, लेकिन उन्होंने क्या करा, स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल दिया, ठीक है। उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल दिया और कुछ बच्चों को क्राइटेरिया नहीं पता था, है ना। और क्या करा कॉलेज वालों ने भी, जब उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल दिया तो कॉलेज वालों ने भी क्या किया, उनकी जो फीस है उनका एडमिशन 60 से 65,000 में कर लिया था, ठीक है। 60 से 65,000 में उनका एडमिशन कर लिया था किसने, कॉलेज वालों ने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, स्कॉलरशिप नहीं आई। फिर क्या हुआ, क्योंकि बच्चे ने जो दिए थे वो ओनली 60,000 रुपये दिए थे, या किसी बच्चे ने जो दिए थे ओनली क्या 65,000 रुपये दिए थे, है ना। लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई, यहाँ पर आपको पता है। लेकिन अब क्या होगा, जब स्कॉलरशिप नहीं आई है तो क्या है, कॉलेज वालों को तो घाटा है ना, क्योंकि 81,000 जो ऑफिशियल फीस है वो आपकी 81,000 है ना। लेकिन और क्या करा इसने, कॉलेज वालों ने उसका एडमिशन क्या किया, 60,000 65,000 में कर लिया, लेकिन ऑफिशियल फीस जो है वो 81,000 है। तो अब कॉलेज को तो घाटा होगा, तो कॉलेज वालों ने क्या किया, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर रोक लिया, है ना। उसका एडमिट कार्ड या कोई भी प्रोसेस जो भी रहता है, कुछ चीज़ ऐसी रोक ली कि उन्होंने कहा है कि भाई तुम्हें पूरी फीस देनी पड़ेगी, है ना, तुम्हें 81,000 देने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो उस केस में क्या हुआ, जो 60-65,000 वाले बच्चे थे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, उनको भी फिर से क्या करना पड़ा, पूरी फीस अपनी देनी पड़ी, है ना। पूरी फीस उनको इस केस में देनी पड़ी, क्योंकि फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं, तो फिर ऐसा दबाव बनाया जाता है, ठीक है ना। वही है, तो आप तभी ये कम फीस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे जब आपकी स्कॉलरशिप आ सकती हो, है ना। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें रहती हैं। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी क्लियर करूँगा आपसे कि अगर कोई भी कॉलेज वाला, ठीक है, ये जो फीस कम की बात हो जाती है, ये बिना आईडी पासवर्ड के ही हो जाती है ना। अगर कोई भी कॉलेज वाला आपसे ये कहे, अगर आपसे ये कहे, प्राइवेट कॉलेज वाला, क्योंकि देखो ये फीस जो कम की बात है, ये जो फीस कम वाली बात है, ये आपकी बिना आईडी और पासवर्ड दिए हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी कॉलेज वाला ये कहे कि हाँ आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, तो आप हमें अपना आईडी पासवर्ड दे दो, वही आईडी पासवर्ड जो मैंने आपको भी बताया जिससे आपको काउंसलिंग करनी है। लेकिन वो तो आपको क्या करना है, आईडी पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं देना। अपना आईडी और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, है ना। डोंट शेयर योर आईडी पासवर्ड। अपना आईडी पासवर्ड किसी भी कॉलेज वाले के साथ या किसी भी अदर बच्चे के साथ शेयर मत करें, क्योंकि ये देखा गया था जब हमारी काउंसलिंग थी उस टाइम पे, तो कुछ बच्चों ने आईडी पासवर्ड अपना कॉलेज वालों को क्या कर देता, दे दिया था, ठीक है ना। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, फिर उस बच्चे की जो काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर उसकी अब वो कॉलेज वो लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, क्योंकि दिमाग पलटता रहता है जैसी काउंसलिंग आगे मतलब आने वाली होती है ना। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, उसका आईडी पासवर्ड लेकर जैसे उसकी काउंसलिंग होती है फर्स्ट नंबर पे अपना ही कॉलेज रख देते हैं और वही कॉलेज उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर फिर बच्चा फंस जाता है, फिर उसको वही कॉलेज मिलता है चाहे वो लेना चाह रहा था नहीं लेना चाह रहा था। तो अपना आईडी पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर ना करें, फिर वही चाहे आपका कॉलेज वाला मांग रहा हो या फिर कोई आपका फ्रेंड मांग रहा हो, है ना। ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अपने आईडी पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना है। डोंट शेयर योर आईडी पासवर्ड, कोई चाहे वो कॉलेज वाला हो या फिर आपका
फ्रेंड हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का मैंने आपको डाउट क्लियर करा है, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल की, जो कि आपके सामने है कि बीएड में अगर अच्छी मेरिट बनानी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हर कोई नहीं कर पाएगा, इसको कोई कोई, है ना, इसको कोई कोई लोग होंगे जो इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। हर कोई इसको नहीं कर पाएगा, है ना। मैक्सिमम बॉयज़ इसको कर लेंगे, मैक्सिमम बॉयज़ इसको कर लेंगे, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा इजाज़त नहीं होती है बाहर जाने की। क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी यूनिवर्सिटी है, अगर टोटल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो 19, है ना, 19 यूनिवर्सिटी हैं ऐसी जो यूपी में 19 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो बीएड करवाती हैं ना। यूपी में 19 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपकी बीएड करवाती है ना। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए जिससे कि आपकी मेरिट अच्छी बने, है ना। अब सीधी सी बात है, देखो जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो तो सीधा सीधा गवर्नमेंट कॉलेज ही लेगा ना, उसे तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। जिसको गवर्नमेंट कॉलेज का लालच होता है या लालसा होती है तो वो तो गवर्नमेंट कॉलेज ही लेता है, ठीक है। उसको फिर कोई सी यूनिवर्सिटी मिले उसमें डिपेंड नहीं करता, है ना। अब देखो ये उन बच्चों के लिए है जो अपने घर से बाहर जा सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने घर से बाहर जा सकते हैं। लाइक क्या करना है कि मतलब कम से कम करना क्या होगा, कम से कम आपको बस यही करना होगा कि जो एग्ज़ाम होंगे, जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, है ना, वो आपको अपने घर से दूर जाकर देने पड़ेंगे, है ना। वो आपको अपने घर से दूर जाकर देने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अगर आप रहते कहीं और हैं और ये यूनिवर्सिटी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, थोड़ा दूर है, तो सीधी सी बात आपको वहीं पर जाकर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे ना। एग्ज़ाम टाइम में आपको वहीं पर उसी डिस्ट्रिक्ट में रहना पड़ेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी यूनिवर्सिटी है ना। सीधी सी बात ये है। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए जिससे कि आपकी मेरिट अच्छी बने, क्योंकि देखो आपको पता ही है बीएड में अगर मैं बात करूं, बीएड में अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो 3 तरह के एग्जाम पैटर्न आपके रहते हैं, राइट। यूपी में जो बहुत ज़्यादा गलत बात भी है, क्योंकि देखो आप सिलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आप बीएड की मेरिट, है ना, सबसे पहली बात है जब सिलेक्शन होता है एक टीचर का तो वो बीएड की मेरिट के हिसाब से होता है ना। तो बीएड की मेरिट भी काउंट होती है, और इसी मेरिट के लिए आप 3 तरह के एग्जाम पैटर्न बीएड में निकाले गए हैं यूपी में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 तरह के एग्जाम पैटर्न होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है ईयरली बेस, है ना, एक तो ईयरली बेस होता है। एक तो कुछ यूनिवर्सिटी जो लेती हैं ईयरली बेस पे एग्जाम लेती है, यानी कि साल में सिर्फ एक बार एग्जाम होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो लेती हैं, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में एक बार एग्जाम होगा और बीएड सेकंड में एक बार एग्जाम होगा। और दूसरा होता है सेमेस्टर, है ना, और सेमेस्टर वाइज कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराती है, यानी कि साल में 2 बार, यानी कि 6-6 महीने के सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 महीने का एक बार फिर से एग्जाम, फिर उसी साल में 6 महीने का एक और एग्जाम, फिर नेक्स्ट 6 महीने का एक और एग्जाम, और 6 महीने का, यानी कि 4 बार यहाँ पर एग्जाम लेती हैं, 4 बार आपका एग्जाम लेती हैं, यानी कि सेमेस्टर बेस आपका एग्जाम होता है। और कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, जिसमें आपको OMR शीट मिलती है, जहाँ पर आपको आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, अब उससे डिपेंड नहीं करता कि सेमेस्टर वाइज है या ईयरली वाइज है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो यहाँ पर आपके जो परसेंटेज बनते हैं वो आपके 95% तक ईजिली बन जाते हैं। 95% के अगर ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आप 100% में यहाँ पर ईजिली बना लेंगे। सही मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यही कहने वाला हूँ कि वो यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी में अब कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आपको अच्छी मेरिट बनानी है तो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ठीक है। तो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको, अगर आपको अच्छी मेरिट बनानी है, जो अपने बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम क्या कराती है, ऑब्जेक्टिव टाइप कराती है, ठीक है ना। जो अपने बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम क्या कराती है, ऑब्जेक्टिव टाइप कराती है। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्या होगा, आपको प्रेशर भी नहीं बनता है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनता है, ज़्यादा लर्न भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस बैंक में होते हैं वही क्वेश्चन आपके पेपर में ईजिली आ जाते हैं, विद ऑप्शन भी वही होते हैं और क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ऐसी आगरा यूनिवर्सिटी है अभी तक जो मुझे पता है, ऐसी है आपकी आगरा यूनिवर्सिटी। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम क्या है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव टाइप इजीली, प्रेशर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। एग्जाम जैसे स्टार्ट हो जाए, अनाउंस हो जाए, तभी आप पढ़ सकते हैं, इजीली तैयारी हो जाती है। और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं तो ईजिली आप यहाँ पर 95% तक ईजिली यहाँ पर बीएड में ईजिली आप बना सकते हैं। अगर आपकी मेरिट पीछे कम रही है 10th 12th ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पर आपकी अच्छी मेरिट बन जाए। लेकिन वही है कि अगर आप आगरा से बहुत दूर है, मान लो आगरा यहाँ पर है और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, लेकिन आप अच्छी मेरिट बनाने के लिए यहाँ पर आगरा में आ गए, तो फिर वही है, एग्जाम के टाइम पे आपको फिर वहीं आगरा के आसपास ही रहना पड़ेगा जहाँ पर आपका सेंटर लगता है ना। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर लगेगा, वही यूनिवर्सिटी जिस अंडर में रहती है, वही 4-5
डिस्ट्रिक्ट कवर करती है एक यूनिवर्सिटी, तो वही है, फिर वहाँ पर ही आपको रहना पड़ेगा, लेकिन ओनली कब, एग्जाम टाइम में, ठीक है ना। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं और लेकिन आपको मेरिट के अच्छी बनानी है तो आप आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये वही है, क्योंकि देखो गर्ल्स को तो इजाज़त नहीं देते हैं पेरेंट्स, है ना, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज से कोई बीएड करता है तो सीधी सी बात है, मतलब पेरेंट्स ये कहते हैं कि जब प्राइवेट से करनी है तो यहीं पे घर पे कर लो, डिस्ट्रिक्ट अपने आसपास के कॉलेज में कर लो ना। और गर्ल्स को तो बाहर जाने, अगर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिलता है तो घर पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करनी हो तो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, जब आपको प्राइवेट कॉलेज से करनी है तो घर के आसपास ही रखे करो, है ना। लेकिन वही है, लेकिन अगर अच्छी मेरिट बनानी है ना, और आप जा सकते हैं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आगरा यूनिवर्सिटी में जाइएगा, ठीक है। अगर आप जा सकते हैं इजीली कहीं भी अच्छी मेरिट के लिए तो आप, और बाहर रह सकते हैं, आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, तो आप आगरा यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे, जो आप इजीली एग्जाम टाइम पे भी पढ़ के इजीली क्रैक कर लोगे और अच्छी मेरिट आपकी इजीली बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छी मेरिट आपकी इजीली वहाँ पर बन जाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, जो आई थिंक आपको कोई भी यूट्यूब पर ये सॉल्यूशन आपको नहीं देगा, है ना, मुझे ये लगता है, ठीक है। तो चलिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। क्या है कि मेरे जो चैनल पे जो मैक्सिमम ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर हैं, वो क्या है कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है ना। एंट्रेंस वाले बच्चे जो कि मेरे चैनल पर काफ़ी कम हैं, तो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे ज़्यादा हैं, तो वही एकदम से निकल जाता है कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास कोई भी सटीक जानकारी जो भी आपकी आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं देने वाला हूँ, वो आपको तक इजीली पहुँचते रहे, कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये सारे डाउट आपको रहते हैं, तो आई थिंक आपके सभी डाउट आज मैंने क्लियर करे हैं। काउंसलिंग आपकी कैसे होगी ये मैंने आपको बताया, कैसे होती है काउंसलिंग ये मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, नॉन अटेंडिंग मैंने बताया। आईडी पासवर्ड, एक चीज़ ये ध्यान रखना, बिल्कुल आईडी पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, या फिर वो कोई कॉलेज वाला हो या फिर कोई आपका फ्रेंड हो, है ना। ये मैंने आपको बताया कि अगर अच्छी मेरिट बनानी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ये भी आप पता कर सकते हैं। मैंने आपको आगरा यूनिवर्सिटी बताई है, क्योंकि मुझे आगरा यूनिवर्सिटी का पता है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन और अगर उस 19 यूनिवर्सिटी में से, इन 19 यूनिवर्सिटी में से अगर कोई भी और भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑब्जेक्टिव टाइप कराती है एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप उसमें भी जाकर ले सकते हैं, है ना। आप पता कर लीजिएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप कराती हैं, तो वहाँ पर आप जाके इजीली एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं आपको आगरा में लेना हो, अगर कोई और भी होगी तो आप उसमें भी जाकर ले सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे याद आया, डॉक्यूमेंट में ही बता देता हूँ फटाफट से, जो आपका रह गया है डॉक्यूमेंट का एक क्वेश्चन है जो मुझे अभी याद आया है माइग्रेशन को लेकर, ठीक है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मेरे को अभी याद आया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, ठीक है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फटाफट से क्लियर कर देते हैं आपका। देखो, जो बच्चे एडमिशन लेंगे, मान लीजिए आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आया है, ठीक है, मान लीजिए आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ गया, ठीक है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ गया और आप रहते कहीं और हैं, और आपका गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर है और आप रहते यहाँ पर हैं, तो आपका अदर डिस्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मिला है वो अदर डिस्ट्रिक्ट वाला मिला है, ठीक है। अब आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से ही क्या करी है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से ही क्या ग्रेजुएशन करी है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से ग्रेजुएशन करी है, तो सीधी सी बात है आपकी यूनिवर्सिटी भी दूसरी होगी, ठीक है ना। अब आप जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो आपके घर से दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो सीधी सी बात है जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है वो दूसरी है ना। तो आपने ग्रेजुएशन दूसरी यूनिवर्सिटी से करी है और जब आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी का कॉलेज होगा। तब इस केस में क्या करना पड़ता है, तब इस केस में आपको क्या, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना, इस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये केस आपका ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ गवर्नमेंट लिख रहा हूँ, या ये प्राइवेट में भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका प्राइवेट में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या ग्रेजुएशन करी है, लेकिन उसकी रैंक अच्छी नहीं आई है और उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सीधी सी बात है उसकी यूनिवर्सिटी चेंज होगी। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होती है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से करी है और बीएड किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो इस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट के टाइम पे, ठीक है ना। और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है, ये माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको जहां से आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन फाइनल करी है, वहां से ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। आप उनको बोल देंगे कि हाँ सर मुझको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, है ना। तो अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा,
जिनको लगता है कि हाँ मेरा एडमिशन दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर होगा तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप मान लो आपने उस सेम यूनिवर्सिटी से, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है और इसी यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ठीक है ना, जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है डॉक्यूमेंट को लेकर सारे क्लियर करा है मैंने आपको एक एक सवाल को लेकर। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, और अपना ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखेगा, अपने बहन भाई का ध्यान रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू, नमस्कार।